प्रिय मित्रों, मेरे एक मित्र ने 2-3 बार मुझे पूछा है कि जो आजकल समलैंगिकता का विषय चल रहा है, जो कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है और जनता के बीच में और मीडिया के बीच में भी एक बड़ा डिस्कशन का विषय हो गया है, मैं उस पर अपने विचार क्या रखता हूँ इस पर बात करूँ। 2-3 बार मैं इस विषय को टालता रहा, लेकिन पिछली बार जब उन्होंने लिखा तो मेरे मन में आया कि नहीं, मुझे इस विषय पे बोलना चाहिए। लेकिन इस विषय पे आने से पहले मैं दूसरा विषय जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के जीवन में, वह है सैंक्टिटी ऑफ मैरिज। विवाह, परिवार और शादी की इस समाज में क्या महत्ता है? क्या ये एक सामाजिक बंधन है? क्या आध्यात्मिक बंधन है? या यह परंपरा है? या आदमी पे कंपल्शन है? या सिंपली एक व्यक्ति का अरेंजमेंट है? क्योंकि हम जब तक इसको नहीं समझेंगे तब तक हम किसी भी स्त्री और पुरुष के संबंध को नहीं समझ पाए, या पुरुष के संबंध को भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये प्राथमिक विषय है। और उससे भी पहले आता है कि हम किसी चीज को कानूनी या गैर कानूनी है, बिना दंड के या दंड इसमें देने का अधिकार है लोगों को, ये किस आधार पे डिसाइड करते हैं, या राइट और रॉन्ग के प्रिंसिपल्स को कानून के लिए, न्याय के लिए किस आधार पे निश्चित करते हैं, यह जानना भी, समझना भी बहुत जरूरी है। जहां तक राइट एंड रॉन्ग और कानून बनाते वक्त या न्याय देते वक्त जो बातें ध्यान रखी जाती हैं इस तरह के कॉम्प्लेक्स विषयों में, उसमें सबसे बड़ा कंसिडरेशन होता है इवोल्यूशनरी कंसिडरेशन, कि इस मानव का विकास किस तरह से हुआ। पहली बात ये, इस पृथ्वी और प्राणियों का विकास किस तरह से हुआ और उस विकास में किस तरह से उसका व्यवहार बनता गया। हमारी सारी चीजें इवोल्यूशनरी वे में डेवलप हुई हैं। हमारा 1.25 किलो का जो ब्रेन है, दिमाग है, वह एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस की प्रोडक्ट है। शुरू में ही हमारे इतना बड़ा दिमाग नहीं था, वो छोटा था, और जैसे जैसे दिमाग बढ़ता गया उसकी साइज बढ़ती गई, उसमें इंटेलिजेंस आती गई और बहुत से दूसरे गुण आते गए जिनको यहाँ गिनाना संभव नहीं है, और उसी अनुरूप उसका व्यवहार होता गया। तो यह समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हमें व्यक्ति का इवोल्यूशनरी स्टेटस विस दूसरे प्राणियों का इवोल्यूशनरी स्टेटस समझना जरूरी है, क्योंकि सारे प्राणी, सारे जीव इस सृष्टि पर एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत एक प्रोग्राम्ड वे में, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम होता है उस तरह से एक प्रोग्राम्ड वे में डेवलप हुए हैं। तो जब तक आपको उसकी समझ नहीं होगी, आप व्यक्ति के लिए सही क्या है, गलत क्या है, इंसान के लिए सही क्या है, गलत क्या है, एनवायरनमेंट के लिए सही क्या है, गलत क्या है, पशु पक्षियों के लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको इवोल्यूशनरी कंसिडरेशन या इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझना पड़ता है, जिस भी संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, खास करके जब हम कानून की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो आते हैं कमांडमेंट्स। हर धर्म ने, हर संस्कृति ने, हर सभ्यता ने, हर आदिवासी ग्रुप ने, सब ने कुछ कमांडमेंट्स डेवलप किए।
क्रिश्चियंस के, जूस के 10 कमांडमेंट हो सकते हैं आधार, बुद्ध के 8 कमांडमेंट आधार हो सकते हैं, मुस्लिम्स का कुरान शरीफ जो है वो एक आधार हो सकता है, हिंदुओं का अपनी परंपराओं का सत्य और असत्य में डिफरेंशिएट करने का अपना एक आधार है, एक तरीका है जो बहुत विशाल और बहुत ही लचीला है। तो हिंदुओं का अपना एक मापदंड है। तीसरा होता है जो धर्म के कंडक्ट रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं। हर धर्म में कमांडमेंट्स अलग है, उनका धर्म से अक्सर कुछ लेना देना नहीं होता, वो धर्म वाले उसको अपना लेते हैं, वो एक अलग बात है। धर्म वाले उसको इंक्लूड कर लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन खुद धर्म के अपने कमांडमेंट्स होते हैं। जैसे इस्लाम के कमांडमेंट्स है, कंडक्ट है। हिंदुओं का कोई विशेष इस रूप से कंडक्ट नहीं है, पर उनकी भी गाइडलाइंस हैं, आधार हैं, जिन आधारों पे वो अपने कंडक्ट को, ब्रॉड आधार हैं जिन पे अपने कंडक्ट्स को वो डिसाइड करते हैं। और उसके अलावा मनुला तो है ही, जो गाइड करता था उस प्रिंसिपल, सारे प्रिंसिपल्स को, वो पुराना था। लेकिन हिंदू धर्म एक इवॉल्विंग धर्म है, इसलिए वो मनु का सिद्धांत उस समय में लागू था, आज लागू नहीं है। आज वे बिल्कुल जो है वो एक अलग चीज है, एक इतिहास की बात है। उसी तरह से कुछ सोशल नॉर्म्स और कंडक्ट होते हैं। जब लोग एक ग्रुप में रहते हैं तो ग्रुप में रहते रहते कुछ व्यवहार वो ग्रुप में रहने का लिए सीख लेते हैं कि एक दूसरे के साथ कैसे निभाना है, और एक जाने अनजाने कुछ कोड बन जाते हैं, उनको भी कंसिडर करना होता है। फिर रीति रिवाज होते हैं जिसको हम कस्टम्स कहते हैं, उनको भी कंसिडर करना पड़ता है। इसके अलावा प्रेसिडेंसेस, पहले क्या हुआ, हमारे पूर्वजों ने क्या किया, जब ऐसी विषम परिस्थिति आई या कोई निर्णय सही और गलत करने का किया तो उन्होंने किस बात को सही माना, यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एथिक्स जो है समाज में वो समसामयिक होते हैं। कल का एथिक्स, पुराना एथिक्स आज नहीं एप्लीकेबल शायद होगा, क्योंकि समाज बदल गया है, उसकी मान्यताएं बदल गई हैं, उसका खान पान बदल गया है, उसके कपड़े पहनने का तरीका बदल गया है, उसका समाज में आदान प्रदान बदल गया है। तो समसामयिक एथिक्स जो होते हैं वह भी दिमाग में रखने पड़ते हैं। लेकिन कुछ सच एथिक्स में भी सनातन है, तो उन सनातन सत्यों को जो उनमें छिपे हुए हैं उनका भी ध्यान करना पड़ता है। उसके बाद आता है फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन। कोई भी चीज हम बिना फिलोसॉफी के, बिना उसको समझे, बिना उसके गूढ़ अध्ययन किए, बिना उसके तह में जाए उसका निर्णय नहीं कर सकते, और वही फिलोसॉफी है। ज्ञान को जानना यानी कि वही फिलोसॉफी है। तो यानी कि आपको उन सब चीजों का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद एक सबसे बड़ी जो बात आती है वो है साइकोलॉजिकल कंसिडरेशन। सोशल साइकोलॉजिकल और व्यक्ति की साइकोलॉजी, दोनों को महत्व देना पड़ता है जब भी आप सही और गलत का, यानी कि एक इंडिविजुअल का भी नुकसान न हो, फैमिली का भी नहीं हो, परिवार का भी नहीं हो, किसी का नुकसान न हो। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आता हूं, वह है शादी का विषय। क्योंकि व्यक्ति में सबसे जो सुंदर रिश्ता औरत और आदमी में है, जो प्रकृति के सारे नियम, सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह एकमात्र शादी है। यह मेरिस का इंस्टीट्यूशन इंसान का सबसे बड़ा इन्वेंशन है, जिसने इस समाज की आधारशिला रखी, जिस रूप में आज हम समाज को देखते हैं। यह एक इसका मुख्य आधार है, ये प्रिंसिपल आधार है पूरे समाज का, पूरे विश्व का, जहाँ तक आदमियों का, व्यक्तियों का संबंध है।
क्योंकि यह एक फैमिली को क्रिएट करता है। यह एक सोशल रिक्वायरमेंट और सोशल रिकॉग्निशन भी आपको देता है। यह आपकी व्यक्तिगत सिक्योरिटी, उसकी भी स्थापना करता है, उसका भी ध्यान रखता है। यह आपकी फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है आज के समय में, उसका भी पूरक है। यह आपका जो मुख्य आवश्यकता है व्यक्ति की, एज ए ह्यूमन बीइंग टू बी लव्ड एंड टू लव, ये दोनों व्यक्ति के मुख्य रूप से आवश्यक रिक्वायरमेंट हैं, टू लव एंड टू बी लव्ड। वह भी फैमिली के क्रिएशन से, जो शादी से क्रिएट होती है, उसमें पूरा होता है। अफेक्शन जो है यह एक दूसरा रिक्वायरमेंट है। लव एक अलग तरह का रिक्वायरमेंट है, लेकिन अफेक्शन भी व्यक्ति को उतना ही आवश्यक है। यानी कि पोते को दादा का प्यार एक अफेक्शन है, उसको मामा का प्यार एक अफेक्शन है, मौसी का प्यार एक अफेक्शन है, और यह भी उसके लिए उतना ही आवश्यक है। हर रिश्ते में एक अलग तरह का आनंदमय वाला रिश्ता और आनंदमय वाला अफेक्शन है। उस एक अफेक्शन को आप दूसरे से कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर इतनी वैरायटी के अफेक्शंस आपको मिलते हैं कि वह सारी आपकी मानसिक क्षुधा को शांत कर देते हैं, अगर वो प्योरिटी में रखे जाते हैं तो। इसके अलावा आपका स्पिरिचुअल रिक्वायरमेंट जो है वह भी परिवार से ही पूरा होता है, और उसको आपकी अर्धांगिनी या पत्नी या आपकी जो साथ में है वही पूरा करने में मदद करती है। इसीलिए उसको सहधर्मचारिणी भी कहा गया हमारे यहाँ। और बाहर भी आप क्रिश्चियन मैरिज में देखेंगे या किसी और मैरिज, मुस्लिम मैरिज तो मैंने देखी नहीं, पर क्रिश्चियन मैरिज हैं जो या दूसरी वहाँ पे है, अक्सर फिल्मों में देखते रहते हैं, उसमें भी उतना ही स्पिरिचुअलिज्म इन्वॉल्व है या उतनी ही रिलीजियस एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं जो उन संबंधों को गहन और पवित्र करती हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है केयर की। हर व्यक्ति को केयर चाहिए। वो बीमार होगा तो उसको केयर चाहिए, अगर वो किसी तरह से आहत हो जाता है तो उसको केयर चाहिए। तो वह केयर की आवश्यकता भी उसकी जो परिवार है वही पूरा करता है। तो इस तरह से यह आपके हर तरह के रिक्वायरमेंट को जो शादी का रिश्ता जो है वो हर तरह के रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। इसीलिए इसका महत्व कुछ ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा आप शादी के बाद, मैरिज के बाद में व्यक्ति बच्चे रेज करता है, दूसरी फैमिली परिवार से रिश्ते डेवलप होते हैं, एक अंतरात्मा को सेटिस्फेक्शन मिलता है क्योंकि अब आप पे कोई निर्भर है और आप किसी और पे निर्भर हैं। परिवार का संगठन इतना मजबूत होता है, खास करके जॉइंट फैमिली का, कि आपकी सारी मानसिक आवश्यकताएं उससे पूरी हो जाती है और आपको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके अलावा आपके जितने भी इमोशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वह सब भी परिवार में भिन्न भिन्न प्रकार के रिश्ते रहने से उन सब की संतृप्ति होती है। इसके अलावा परिवार के साथ आपको ऑनर मिलता है। अगर आपके परिवार में एक व्यक्ति भी आईएएस ऑफिसर हो गया या आईपीएस हो गया या कोई डॉक्टर बन गया या बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया, उसका ऑनर आप सबको मिलता है, तो आप ऑनर शेयरिंग भी करते हैं परिवार के साथ में। तो यानी कि पति पत्नी के रिश्ते के साथ में एक रिश्ता नहीं है, यहाँ पे बहुत तरह के रिश्ते जो है वो आपके साथ जुड़ते जाते हैं। और आपको गेटिंग लव्ड की जो एक डिजायर है वह एक बहुत ही बृहद रूप से उसकी संतृप्ति होती है और आपको रिकॉग्निशन मिलता है। अपने परिवार में अगर आप कुछ अचीव करते हैं तो सबसे पहले आप किसको फ़ोन करना चाहेंगे? आप अपने परिवार को बताना चाहेंगे।
परिवार उसमें प्राइड लेगा, वो प्राइड आप शेयर करेंगे, वही प्राइड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो बहुत से आपकी मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसी तरह से आपको एक प्राइड भी मिलता है और वो प्राइड आपको एक अच्छी फैमिली में, आपकी फैमिली में सारे बड़े छोटे बड़े भाई सब अच्छी तरह सेटल हो गए, सबका बहुत अच्छा काम है, किसी की खेती है, किसी का कुछ है, किसी की दुकान है, कोई डॉक्टर है, कुछ है, तो वो सारा मिलके आपको एक स्वाभिमान देता है जो आपको इस जीवन को सफलता से जीने में बहुत सहायक होता है। इसी तरह ये महत्ता हुई शादी की या मैरिज की या एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको आजकल हम मैरिज कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। हमारे यहाँ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे मैरिज एक संस्कार है, ये इनसेपरेबल चीज़ है, इसके लिए कोई किसी तरह का नेगोशिएशन नहीं हो सकता। अब ऐसी एक शादी हो जाने पे, मैरिज हो जाने पे, जो इतनी वृहद और इतनी सुंदर है, उसमें से अगर कोई एक पार्टनर उस शादी के बंधन को दूषित करता है किसी भी तरह से, वो कई तरह से दूषित कर सकता है पत्नी और पति, तो वह इस बेसिक धुरी को हिला के छोड़ देता है, वह इस बेसिक सूत्र को तोड़ देता है और जिसका परिणाम बहुत भयंकर होता है। तो कौन कौन सी परिस्थितियों में इनफिडेलिटी किस तरह से होती है, जरा इस पे विचार करते हैं। सबसे पहली जो खतरनाक होती है वो सेक्सुअल इनफिडेलिटी है। किसी भी एक पार्टनर का अपने पति या पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ में सेक्सुअल रिश्ता रखना एक सबसे घटिया और सबसे निंदनीय और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा पनिशमेंट, दुनिया का हर पनिशमेंट उसके लिए कम है, क्योंकि वो समाज की बेसिक धुरी को ही चैलेंज कर रहा है। ये इतना बड़ा जो ह्यूमन समाज बना है, उसका आधार सिर्फ शादी है, मैरिज है, और वो उसी को ख़त्म कर रहा है, उसका वायलेशन कर रहा है। इसलिए मेरे ख्याल में यह दुनिया का सबसे घृणित अपराध है, जिसके लिए सब तरह के पनिशमेंट कम पड़ते हैं और उसको वो पनिशमेंट देना चाहिए जो भी इसमें से वायलेट करे कि वह व्यक्ति उस पनिशमेंट को देख करके कोई इस तरह की इनफिडेलिटी करने की हिम्मत न करे। ये एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। दूसरा इनफिडेलिटी होती है इमोशनल यानी कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इमोशनली इन्वॉल्व है, यह भी एक तरह की इनफिडेलिटी है और बहुत जगह इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है। क्यों? कि आप अपने इमोशंस शेयर करने के लिए आपके पास में अपना एक पति है, आपका एक साथी है, जीवन साथी है, जिससे मिलकर के आप बच्चे पैदा कर रहे हैं, जिससे एक परिवार बना रहे हैं, समाज को एक आइडेंटिटी दे रहे हैं। अगर उस व्यक्ति को छोड़ के किसी और के साथ में आप अपने इमोशंस अगर शेयर करते हैं तो यह एक बहुत ही घृणित अपराध है और नेचुरली उसको व्यक्ति को दुख होगा कि वो जो इमोशन उसके साथ शेयर करने चाहिए वो इमोशंस किसी और के साथ में शेयर कर रही है या कर रहा है। तीसरा होता है साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। कुछ व्यक्ति, आदमी या औरत, दूसरों पे साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं। हर बात के लिए दूसरों के एडवाइस लेंगे, पर्टिकुलर आदमी के एडवाइस लेंगे, पर कहीं मन में उनके जो चोरी का भाव होता है, इमोशनल चोरी का भाव होता है, वह इसमें रोल प्ले करता है। यह भी निंदनीय है। फिर होता है प्लेटोनिक। आप उससे मिलते नहीं हैं, लेकिन आप उसको देख देख के ही उसकी कामना करते हैं। आप सोचते हैं कि वो मेरे साथ होता तो अच्छा, और मौकों की तलाश करते हो, और हो सकता है कभी मौका मिल गया तो आप कुछ गलत भी कर बैठे। तो ये प्लेटोनिक लव जिसको बोला जाता है वह भी एक तरह की इनफिडेलिटी है, वो इमोशनल की कैटेगरी में आ जाता है। फिर आता है अट्रैक्शन। ये सब इमोशनल की वैरायटी हैं।
आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर किसी और व्यक्ति की तरह आपने देखा आपके हस्बैंड से कोई ज़्यादा सुंदर व्यक्ति है, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपका हस्बैंड की थोड़ी हाइट कम है या हाइट ज़्यादा है, आपकी हाइट बहुत कम है, आप अपने प्रोपोर्शनल हाइट के किसी व्यक्ति के साथ में अट्रैक्ट हो जाते हैं, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि शुरुआत अट्रैक्शन से ही होती है। इस घृणित अपराध की अट्रैक्शन से ही शुरुआत होती है। फिर आता है आपका फ्रेंडशिप। पुरुष और औरत में एक ही तरह का संबंध एग्जिस्ट कर सकता है, वो है सेक्सुअल रिलेशनशिप का। अदर देन मदर, सिस्टर, भाभी, ये सब जो बनाए गए रिश्ते हमारे हैं, उनके अलावा किसी औरत का कोई दोस्त नहीं हो सकता। कोई भी आदमी किसी और से दोस्ती नहीं रखेगा बिना पर्पज के, बिना मतलब के, बिना सेक्सुअल इंटेंशंस के वो दोस्ती नहीं रखेगा। आपकी दोस्ती में से हमेशा वो एक सेक्सुअल प्लेजर ड्रॉ करेगा, ये फैक्ट है, ये बायोलॉजिकल है, ये फिजियोलॉजिकल है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते। इसलिए अट्रैक्शन भी एक तरह की इनफिडेलिटी हो जाती है। अब आता है ओपननेस। बहुत से मैंने देखा है, वो बड़े हर व्यक्ति को ओपन होते हैं, अपनी सारी बातें बता देंगे, पारिवारिक बातें बता देंगे, पत्नी की बातें बता देंगे, सब कुछ। यह भी अंततोगत्वा लीड करेगा इनफिडेलिटी को, अगर इसको नहीं कंट्रोल किया गया तो। कभी किसी के साथ में आप फैमिली सीक्रेट डिस्क्लोज न करें। अगर आप अपने पति के सीक्रेट किसी को बताते हैं, यह अपराध है, हर दृष्टि से अपराध है, क्योंकि आप अपने पति को या अपने परिवार को जरूर किसी समस्या में डाल देंगे। इसलिए जो फैमिली के सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं जो लोग दूसरों के साथ, वो भी एक तरह की इनफिडेलिटी ही आ जाती है, इमोशनल इनफिडेलिटी में आ जाता है। अब उसके बाद में आता है जो पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं, पति पत्नी के कुछ अपने व्यक्तिगत सीक्रेट्स होते हैं। उन सीक्रेट्स को किसी से भी चर्चा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं करनी चाहिए, और जो लोग ऐसा करते हैं वह इमोशनल इनफिडेलिटी के हकदार होंगे, वो उन पे वो कहा जाएगा कि वो है। इस तरह से इतने तरह के विषयों से ये हमारी जो इनफिडेलिटी है वो व्यक्ति को अपना वो कर सकती है। अब प्रश्न आता है कि इनफिडेलिटी से व्यक्ति पे प्रभाव क्या पड़ेगा। यह बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर इनफिडेलिटी हो गई, कोई औरत इनफिडल हो गई, तो व्यक्ति पे, मेल पे, पहले हम मेल की बात करते हैं, उसी का प्रतिरूप फीमेल में भी होगा, लेकिन मेल की बात करते हैं, सबसे पहले जो उसमें भाव आता है वो जेलसी का आता है। क्योंकि जेलसी, ये देखा गया है इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, सारे एनिमल्स में, सब एनिमल्स में, अगर फीमेल जो है वो किसी दूसरे जानवर के प्रति अट्रैक्ट होती है, उसकी प्रेजेंस में, जिसके साथ में मेटिंग वो डिसाइड की है या कोर्टशिप कर रही है, तो उस जानवर को उससे जेलसी शुरू हो जाती है। यानी कि जेलसी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। उसी तरह जेलसी के बाद गुस्सा आता है, और बहुत से एनिमल तो लड़ पड़ते हैं, और फिर जिसकी जान बच जाए वो स्टे करता है, और जो खतरे में आ गई जिसकी जान, वो वहां से भाग जाता है। तो ये उसी का रूप है, एंगर। उसके अलावा जो मेल है, वो अपने, मेल और फीमेल कोई भी, दोनों पे लागू कर पड़ेगा, वो अपने आप को इनसिक्योर फील करना शुरू कर देता है। वो सोचता है कि मेरा परिवार अब सुरक्षित नहीं है, अब ये इनसिक्योर है, कभी भी समाप्त हो सकता है। रिजेक्शन की फीलिंग होती है,
डर लगता है उसको, फियर की फीलिंग होती है, बेट्रायल, एक धोखे का उसको एहसास होता है, पैरानोइया में चला जाता है, वो शक करना शुरू कर देता है, एक कभी कभी शक की बीमारी का आदी हो जाता है, क्योंकि वो सब इतने इस पे हावी हो जाते हैं कि उस शक से बाहर नहीं आ पाता, और एज ए रिजल्ट वो डिप्रेशन में चला जाता है, और हेल्पलेसनेस, वो अपने आप को बिल्कुल पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कोई अपने आप की मदद नहीं कर सकता, कंफ्यूज्ड हो जाता है, लोनली हो जाता है, लोनर्स हो जाते हैं ऐसे लोग, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं, और कभी कभार वो शराब या किसी नशे के आदी हो जाते हैं, बहुत बार। रादर अगर आप नशे की उन पे हिस्ट्री लेंगे तो आपके सबसे ज़्यादा कॉमन हिस्ट्री शायद यही मिलेगी। वो लोगों से एनवे करने लगता है, रिजेंटमेंट शो करता है, गुस्सा करता है, उसको सेंस ऑफ ह्यूमिलेशन होता है, वो फील करता है कि मैं डिस्कार्डेड आदमी हूँ, उसमें एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स घर करना शुरू कर देता है, और अपने आप को यूजलेसनेस को फील करता है। और यह सब मिलकर के पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम जो होता है, उसके सिम्टम्स सारे उसमें दिखने या आने शुरू हो जाते हैं, और वो बहुत ही ज़िंदगी से मायूस हो जाता है, और उस मायूसी में कभी कभी वो सुसाइड भी कर सकता है। उसको फीलिंग्स बहुत इंटेंस ढंग से होती हैं, जिस फीलिंग से ऑर्डिनरीली उसको कुछ नहीं होता था, अब वही फीलिंग उसको बहुत इंटेंस लगती है, और छोटी सी बात कोई करने पे उसको बहुत गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। छोटी मोटी बात पे गुस्सा नहीं करता, पर इस तरह के व्यक्ति जिसका स्पाउस इनफिडल है, वो छोटी छोटी बात पे भी नाराज होना, जिसे हम कहते हैं चिड़चिड़ापन, उसमें आ जाता है दूसरों के प्रति, और अपनी स्पाउस के प्रति भी, अपने जीवन साथी के प्रति भी वो अत्यधिक चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो कुछ कह तो सकता नहीं है, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, अब वो क्या कहे। अब मान लीजिए 2 बच्चे हैं, 7-8 साल के, 10 साल के, अब वो पत्नी से कुछ कह भी नहीं सकता, या पत्नी है तो वो पति को कुछ कह भी नहीं सकती, तो उसके स्वभाव में एक बड़ा परिवर्तन आता है, और वो चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है, गुस्से वाले स्वभाव का हो जाता है। यूएसए में इस स्टडी में पाया गया है कि सबसे ज्यादा मर्डर का कोई सिंगल कॉज अगर कोई है तो वह इनफिडेलिटी है। व्यक्ति होमिसाइडल टेंडेंसी से फाइनली चला जाता है, उस आदमी इधर अपनी पत्नी को मार देगा या उस व्यक्ति को मार देगा जिसके साथ वो इन्वॉल्व है, और ये सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज है यूएसए में, जो कि इतनी लिबरल सोसाइटी है, उसके बावजूद भी शादी करने के बाद में कोई व्यक्ति ये टॉलरेट नहीं कर सकता कि उसकी वाइफ इनफिडल हो या उसका हस्बैंड इनफिडल हो। ये एक, मैं कहूँगा, एक नॉर्मल सी बिहेवियर में आ गए। इसी कारण तो सबसे ज़्यादा मर्डर जो है वहाँ पे सिर्फ इनफिडेलिटी के कारण होते हैं। इंडिया में भी बहुत पुरानी कहावत है, जर जोरू और जमीन, कि 3 ही कारण है मर्डर के, जर जोरू और जमीन। रादर वो तो कहते हैं झगड़े ही सिर्फ इस बात से होते हैं। तो दुनिया भर में ये देखा गया है कि ये जो इनफिडेलिटी है, ये एक बहुत बड़ा कारण है क्राइम करने का, मर्डर का, होमिसाइड का और सुसाइड का भी। बहुत से लोग जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो लोग सुसाइड कर देते हैं। इसलिए इनफिडेलिटी जो है ये एक बहुत ही डेंजरस आउटकम लाती है परिवार में या व्यक्तियों के साथ, व्यक्तियों में, शादीशुदा व्यक्तियों में। इसलिए इसे किसी भी हालत में लीगलाइज नहीं करना चाहिए। इसको लीगलाइज करने का मतलब है कि हम एक बहुत बड़ी डेंजरस
डेंजरस आउटकम इन सोसाइटी का इंतजार कर रहे हैं या उसको मौका दे रहे हैं पनपने का। ये मर्डर और सुसाइड्स को बढ़ावा देने के सिवाय कुछ नहीं करेगा अगर आप इसको लीगलाइज कर देते हैं। हो सकता है सुसाइड्स की इंसिडेंस ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि मारना उतना आसान नहीं रहता है इंडिया में, खास करके जहाँ वेपन्स इतने आसानी से नहीं अवेलेबल होते हैं। मेरा पक्का निश्चित कहना है कि इस ऐसे केसेस में सुसाइड बढ़ जाएगा, व्यक्ति लाचार हो जाएगा। कानून रूप से जब इनफिडल आदमी को वो कोई सजा ही नहीं दिला सकता, मान लो उसने फिल्म बना लिया, अब वो फिल्म किसी को दिखा करके जब उसको सजा ही नहीं दिला सकता इनफिडेलिटी के लिए, एडल्ट्री के लिए, तो उसके पास सुसाइड करने के सिवाय रास्ता क्या है? और बच्चों के साथ पास में क्या रास्ता होगा? आप एक व्यक्ति की हत्या नहीं कर रहे हैं, आप पूरे परिवार की हत्या कर रहे हैं। इसलिए इनफिडल को सबसे सख्त सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि कोई समाज में ऐसा काम करने से 100 बार सोचे। अन्यथा हम परिवार जो एक बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी है, उसको ही देखिए अमेरिका में किया होगा उन्होंने, यूरोप की कुछ कंट्रीज में किया, वो रिवर्ट बैक कर रहे हैं उसको, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने क्यों किया। उनको उसे सुधारने का रास्ता नहीं मिल रहा है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वहां पे भी इतनी स्वच्छंदता होने के बावजूद भी वहां सबसे ज्यादा मर्डर जो है वो इनफिडेलिटी के एलिगेशंस पे ही होते हैं। मुझे कोई सुसाइड की स्टडी नहीं मिली, पर मेरा ऐसा ख्याल है कि सुसाइड केसेस में भी काफी रोल प्ले करता होगा। यह इनफिडेलिटी इतनी बुरी स्थिति क्रिएट करती है आदमी और औरत में, इतना बड़ा मेंटल टॉर्चर होता है कि साइकोलॉजी में एक स्पेशल टर्म क्रिएट की गई है, जिसके अंदर इस इनफिडेलिटी से हुए कष्ट को, तकलीफ को डील किया जाता है। इसको बोलते हैं ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में इसको रखा गया है। इसको भयंकर ट्रॉमा माना गया है, इसको स्ट्रेसर माना गया है, और ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स की अलग एक कैटेगरी रखी गई है। और उसमें सबसे बड़ा कॉज हस्बैंड और वाइफ के बीच में तो होगा ना स्ट्रेसर, और कहाँ से आप लाओगे? दोस्तों के बीच में तो वहाँ हो नहीं सकता, वो पक्की दोस्ती नहीं, यहाँ भी नहीं है आजकल। तो अब तो सब चीज़ें समाप्त हो रही हैं, या माँ बाप से हो सकता है या पति पत्नी से हो सकता है। तो ये कि इतनी ज़्यादा उसकी इंसिडेंस भी होती जा रही है, और उसको रखा भी एक अलग कैटेगरी में, DSM-5 की कैटेगरी में रखा गया है इसको। यानी कि इस मामले के ऊपर ऑलरेडी लोगों ने सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है। और हमारे यहाँ इसीलिए मैंने इस टॉपिक को लिया कि पहले मैं दूसरे टॉपिक पे आऊं, समलैंगिकता पे आऊं कि उसको लीगल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उससे पहले हम एक नॉर्मल स्थिति जिसमें से हम पास हो रहे हैं, जो एक समाज की विशेष खास करके प्राइमरी यूनिट है, उसके उस समझ तो लें, फिर हम एबरेशंस की बात भी करेंगे। धन्यवाद।